गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है त्रिविमीय ज्यामिति, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसे हमें आज रिवाइज करना है। ये आपके एग्ज़ाम में जो है 7 मार्क्स कवर करता है, जिसमें 1+6 रहेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा। और काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा भी था कि सर हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम भी आती है थोड़ी सी। चलो हम कोशिश करते हैं इसे रिवाइज करने का। बेसिक्स में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि हम एज ए रिवीजन के तौर पे इसे पढ़ना चाह रहे हैं। यदि हम बेसिकली स्टडी करने लग जाएं तो फिर पार्ट जो है ये चैप्टर जो है ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हमारी ये रिवीजन क्लासेस है, इसीलिए हम जो यहाँ पर बेसिक्स है उनको तो नहीं स्टडी कर पाएंगे, और जो फॉर्मूले हैं जो हमारे काम आने वाले हैं उनको हम यहाँ पर फटाफट देखते हैं। एक ये भी बात है कि आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। एग्ज़ाम में आपको पता है कि 5 क्वेश्चन 6-6 मार्क्स के आते हैं, जिसमें से एक इस चैप्टर में से आने वाला है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। और इस चैप्टर के होने के बाद कुछ क्वेश्चंस है जो इसके बाहर से भी आने की पॉसिबिलिटी होती है इस चैप्टर में, वो भी हम देखने वाले हैं। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसमें हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। एक है रेखा और एक है समतल, मीन्स लाइन और प्लेन। इन दोनों के बारे में हमें देखना है। 3 डायमेंशंस में मीन्स यदि एक कमरा हो, एक स्पेस हो, अंतरिक्ष हो, हम ऐसा कह सकते हैं, उसके अंदर एक रेखा का समीकरण या एक समतल का समीकरण है, वो कैसा होगा उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो उसमें सबसे पहले जो एक टर्म है वो है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि DCS, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, और हिंदी में जो है दिक्कोज्याई कहते हैं। ये क्या है? शॉर्ट में उसे DCS कहते हैं, मैं DCS नाम ही यूज़ करूँगा, और वैसे दिक्कोज्याई कहा जाता है। ये क्या है? कोई भी रेखा या कोई भी सदिश मैं लूँ जो वो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष से यदि अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो उनके कॉस करने पर मुझे जो मान प्राप्त होंगे, उनकी जो कॉस वैल्यूज प्राप्त होगी, वो उस रेखा या सदिश की दिक्कोज्याई कहलाती है। जैसे मैंने ये x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष बना दिया। अब कोई रेखा है वो इस बोर्ड पे नहीं है, ओके। ऐसे मत समझना कि बोर्ड पे बनाई हुई है सर, हो सकता है बोर्ड में हो, बोर्ड से बाहर भी हो सकती है, क्योंकि इस z एक्सिस को हमने बोर्ड पे लिया है, बट एक्चुअल में ये बोर्ड पे नहीं है। आपको पता है ये z एक्सिस यहाँ पर है, बोर्ड पे नहीं है। और ये लाइन भी जरूरी नहीं है कि बोर्ड पे हो, उसे हमें वहाँ पर बनाना पड़ा है, बाकी ये वहाँ पर नहीं है। तो ये कोई रेखा है जो x अक्ष से अल्फा कोण बना रही है, y अक्ष से बीटा बना रही है, z अक्ष से गामा कोण बना रही है। तो हम इनके कॉस मान ले लें, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा कर दें, तो ये इस रेखा की दिक्कोज्याई होगी। या इस रेखा की जगह ऐसा कोई सदिश हो तो भी उसके लिए भी कह सकते हैं कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये तीनों भाग मिलाकर उसकी दिक्कोज्याई बनती है, जिन्हें हम नॉर्मली L से, M से और N से दर्शाया करते हैं। यानी L हमारे लिए कॉस अल्फा होगा, M हमारे लिए कॉस बीटा होगा, N हमारे लिए कॉस गामा होगा। इस चैप्टर को देखो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। कुछ बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि सर इसे अल्फा ले लिया तो ये तो 90 माइनस अल्फा हो गया, बीटा क्यों लिया है उसे? बट वो 90 माइनस अल्फा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रेखा जो हम कह रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए कि इस बोर्ड पे नहीं है। x अक्ष और ये y अक्ष मैंने लिए, अब ये लाइन इस बोर्ड पे नहीं है। यदि ये लाइन इस बोर्ड पे होती है तो मैं कह सकता हूं कि जब ये वाला कोण अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा।
हमने कहा इसे हमने बोर्ड पे बस बना रखा है समझने के लिए। ये लाइन तो ऐसे भी हो सकती है बोर्ड से बाहर। तो अब बताओ क्या वो जो y एक्स से कोण बन रहा था क्या वो 90 माइनस अल्फा होगा? नहीं होगा। x अक्ष से कोण जो बना है वो ये अल्फा हो गया और जो y एक्स से बनेगा वो 90 माइनस अल्फा नहीं होगा। तो ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है। बोर्ड पे इस लाइन को केवल हमने बना रखा है, बाकी बोर्ड पे नहीं है, इसीलिए ये कोण 90 माइनस अल्फा नहीं होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि किसी रेखा या अक्षों का, किसी रेखा या सदिश का अक्षों से बने कोणों की कोज्या जो होती है वो दिक्कोज्या होती है। ये कॉस को हिंदी में कोज्या कहा जाता है। रेखाओं के लिए जो है दिक्कोज्याओं का जो सेट है वो LMN के अलावा -L, -M और -N भी होता है। बट आपको जनरली ये LMN से ही मतलब होता है, क्योंकि एक रेखा यदि इस दिशा से अल्फा बीटा गामा कोण बना रही है तो दूसरी दिशा से जो है हम कह सकते हैं कि 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा और 180 माइनस गामा कोण भी बनाती हैं और फिर ये भी दिक्कोज्याएं बनकर हमारे सामने आती है। तो इनमें से एक सेट हमें यूज़ करना होता है। तो दिक्कोज्याओं के जनरली 2 सेट्स हुआ करते हैं जिसमें से एक हम यूज़ किया करते हैं। इनकी फिर एक खास बात है वो ये है कि इनका वर्ग करके जोड़ने पर क्या मिलता है? 1 मिलता है। L² + M² + N² = 1 होता है। इट मीन्स दैट cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा = 1 एंड इट ऑल्सो गिव्स दैट sin² अल्फा + sin² बीटा + sin² गामा = 2 भी प्राप्त हो सकता है। और वो कैसे आप लोग समझ गए होंगे कि इसे 1 - sin² अल्फा लिखने वाले हैं, इसे 1 - sin² बीटा, इसे 1 - sin² गामा, ये हम लिखने वाले हैं। और फिर वैसा करने के बाद ये नेक्स्ट रिजल्ट एक और बन सकता है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा यदि रेखा अक्षों के अनुदिश ही हो, या जो सदिश हम ले रहे हैं वो यदि अक्षों के अनुदिश हो, मीन्स जैसे वो x अक्ष के अनुदिश हो या x अक्ष के ऊपर हो ऐसा मान लो, या खुद x अक्ष है ऐसा भी कह सकता हूँ। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे खुद x अक्ष की दिक्कोज्या चाहिए या y अक्ष की चाहिए या z अक्ष की चाहिए, तो क्या करना है? तो वो देखते हैं हम कि यदि हमें खुद x अक्ष, y अक्ष या z अक्ष की दिक्कोज्या चाहिए, खुद अक्ष कह दो या उसके अनुदिश कोई रेखा है वो भी कह सकता हूँ मैं, तो क्या उनकी दिक्कोज्या आएगी? आपको याद होगा कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 प्राप्त होती है। उसका कारण क्या है कि जब आप x अक्ष के लिए बात करोगे तो अल्फा 0 हो जाएगा, बीटा और गामा 90 हो जाएंगे। तो उस वजह से आपको पता है कि cos 0 1 हो जाएगा और cos 90 क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये तीनों अक्षों की दिक्कोज्याएं होती हैं। उसके अलावा मान लीजिए फिर हमें किसी अन्य रेखा की दिक्कोज्या ज्ञात करनी है तो वो कोण हमें देगा। और जनरली ऐसा भी हो सकता है कि 2 कोण देकर तीसरा हमसे पूछ लिया जाए। तो पूछ लिया जाए तो ये वाला रिलेशन है, ये वाला है ऐसा कह दो, या फिर ये वाला है, एक ही बात है। इस रिलेशन से हम जो है तीसरी जो भाग बचा हुआ, जैसे L और M दे दिया जाए तो N पता कर सकते हैं, या ऐसे कहूँ कि गामा कोण यदि ज्ञात करना हो तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे आते हैं फिर दिक्कोज्याओं के बाद में है वो है DRS, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, उसका नेम है पूरा, यानी कि दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपातों को DRS बोलते हैं, दिक्कोज्याओं को DCS बोलते हैं। इन्हें किससे दर्शा रहे हैं हम? L, M और N से। और ये क्या है वो हमने देख लिया, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा है। अब इन्हें किससे दर्शाते हैं हम? DRS बोल दो, चाहे डायरेक्शन रेशियो बोल दो, चाहे दिक् अनुपात बोल दो, इन्हें हम दर्शाते हैं A, B और C से। ये क्या चीज़ें हैं? ये जो हैं इनके समानुपाती स्थित संख्याएं हैं। मीन्स L का, M का और N का जो अनुपात है वही A, B और C का होगा, या ऐसे भी कह सकता हूँ L/A = M/B = N/C होगा, या मैं
ऐसा भी कह सकता हूँ कि A/L इक्वल टू B/M इक्वल टू C/N होगा। तीनों में से कोई भी चीज़ मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ से समझने की कोशिश करो, देखो लास्ट वाले स्टेप से, कि जैसे मैं इसे इक्वल टू K ले लूँ, मान लीजिए इस अनुपात को, तो यहाँ से A क्या आ रहा है L के, B क्या आ रहा है M के, और C क्या आ रहा है N के। यहाँ से समझो आपको करना क्या होता है, जो भी दिक्कोजाएं आ रही थी हमारी L, M और N, उन्हें K से गुणा करना है, तब आपको दिक्कनुपात प्राप्त हो जाएंगे। ये K जो है कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी दूसरा कांस्टेंट भी हो सकता है। इसको थोड़ा समझते हैं। देखो जैसे मान लो कि किसी लाइन की दिक्कोजाएं मैंने निकाली और वो दिक्कोजाएं मुझे मिल गई 1/√3 -1/√3 और 1/√3। ये मुझे किसी लाइन की दिक्कोजाएं मिल गई जब मैंने दिक्कोजाएं निकाली। या कुछ और ले लो, ये नहीं लेना है तो, ये अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरा ले लेते हैं। 1/√6 2/√6 -1/√6 ये मिली है मान लीजिए दिक्कोजाएं। इसे आप चेक भी कर सकते हो कि सर आप गलत तो नहीं बोल रहे हो, इनका वर्ग करके जोड़ो, एक आएगा, मुझे तो दिख रहा है एक आएगा। तो ये दिक्कोजाएं हैं, मैंने L, M और N जो है ले ली। अब जो है मैं ABC निकालता हूँ। तो अभी मैंने कहा कि A, B और C जो है ये L है, ये M है, ये N है, LMN को K से गुणा करने पर प्राप्त होंगे। अब K मान लीजिए 1 है, तो K 1 हुआ तो ABC LMN ही हो गए, तो वो फिर 1/√6 2/√6 और -1/√6 ही हो गए। अब मान लीजिए K जो है वो 2 हो गया, 2 हो गया तो फिर क्या आएगा, वो 2/√6 4/√6 और -2/√6। मान लीजिए K को मैंने √6 कर दिया। क्या कर दिया मैंने? K को √6 कर दिया। K को √6 करूं तो √6 से गुणा होंगे ये, तो 1 2 -1 आएगा। मान लीजिए मैंने K को, जिसे LMN से गुणा करना है, उसे मैंने 2√6 ले लिया, तो उसे मैंने 2√6 ले लिया, तो फिर क्या बनेगा इस बार? 2√6 से गुणा करूंगा तो 2 4 -2 आएगा। तो ये सभी एक ही लाइन की जिसकी दिक्कोजाएं दी हुई थी ना, उसी के दिक्कनुपात है ये सब। मीन्स दिक्कनुपात, इसके नाम में ही शब्द जुड़ा हुआ है अनुपात। अनुपात जो है इन सब का वो सेम ही है। ये सारी एक ही रेखा के दिक्कनुपात है। एक ही रेखा के दिक्कनुपातों के असंख्य समूह होते हैं, आपने पढ़ा होगा। उनमें से सरलतम यदि मैं देखूं, ये जो लिखे हुए हैं इनमें से ये वाला सरलतम है, तो जनरली मुझे यूज जब करना पड़ेगा तो इसे यूज कर लूंगा। बाकी ये सब एक ही रेखा के दिक्कनुपात है। और दिक्कनुपात जो है वो दिक्कोजाएं भी हो सकती है। मीन्स दिक्कोजाएं जो है उन्हें दिक्कनुपात के तौर पे मान सकते हैं, बट दिक्कनुपातों को दिक्कोजाएं नहीं मान सकते हैं। जैसे ये दिक्कोजाएं थी, इन्हें दिक्कनुपात के रूप में भी काम में ले सकते हैं, बट दिक्कनुपातों को दिक्कोजाओं के रूप में काम में नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये मैं ऐसा कह सकता हूं क्या होते हैं, ये जो दिक्कनुपात है ये दिक्कोजाओं के समानुपाती होते हैं और इनके असंख्य समूह होते हैं। जैसे ये मैंने 4 सेट लिखे हैं, ये एक ही रेखा के दिक्कनुपातों को दर्शा रहे हैं। जैसे मैंने मान लो कि लिख दिया 3 6 -3, ये भी इसी लाइन की दिक्कनुपात है। आप देखो इनमें अनुपात, इनमें अनुपात, इनमें अनुपात वो एक जैसा ही है। उनमें से सरलतम ये है। क्लियर है? तो इस तरीके से मैं कभी मान लीजिए ऐसा बोलता हूँ कि किसी लाइन के दिक्कनुपात 2 4 6 है, तो आप इसकी जगह 1 2 3 भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो इनमें अनुपात है वो यही है। क्लियर है? तो इस प्रकार से सरलतम बोलूं तो ये मैं कह दूंगा। बाकी ये दिक्कनुपात है कहूं या फिर ये दिक्कनुपात है कहूं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब उसके बाद में यदि मुझे दिक्कनुपात दे दी जाए तो दिक्कोजाएं कैसे निकाली जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको ABC दिए जाए तो जो L
m और n का मान आएगा वो कैसे आएगा आपको पता है। आपको a में √a² + b² + c² का भाग लगाना है, b में भी भाग लगाना है और c में भी भाग लगाना है, तो आपको दिक्कोज्याएं मिल जाएगी। तो दिक्कनुपातों से दिक्कोज्याओं को प्राप्त करने के लिए आपको इस प्रकार से √a² + b² + c² का भाग लगाना है। बुक्स में यहाँ पर प्लस माइनस भी लिखा हुआ मिलता है, उसका रीज़न यही है कि दो सेट होते हैं दिक्कोज्याओं के, एक प्लस लेने से आ जाएगा और उसी लाइन की दिक्कोज्याओं का दूसरा सेट माइनस लेने से आ जाएगा। तो उससे आपको घबराना नहीं है, प्लस माइनस ना भी लगाऊं तो भी चल जाएगा, क्योंकि मुझे एक सेट लेना है तो एक सेट वो ये होगा। क्लियर है। अब उसके बाद यदि किसी लाइन पर स्थित दो बिंदु दे दिए जाए कि ये एक लाइन है जिस पर दो बिंदु पता है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो इस लाइन के जिसके दो बिंदु मुझे पता है या इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है ऐसा कहूँ मैं, इसके यदि मुझे दिक्कनुपात लिखने हैं, ABC लिखने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इनके निर्देशांकों को आपस में घटाना पड़ेगा। x2 में से x1 घटा लो, इसमें से उसको घटा लो या उसमें से इसको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मुझे क्या मिलेगा, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ये A है, ये B है, ये C है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि कोई लाइन है उस पर पॉइंट था एक 1 3 4, कोई एक लाइन उस पर पॉइंट है -2 3 5। अब मैंने आपसे कहा कि चलो दिक्कनुपात बताओ, ABC बताओ, दिक्कनुपात मीन्स ABC बताओ, तो क्या करना है, आपको घटाना है इन्हें। इसमें से उसको घटाऊं तो -2 में से 1 तो -3, 3 में से 3 0, 5 में से 4 1, ये आ गई दिक्कनुपात। अब कोई ये भी कह सकता है कि सर उल्टा घटा लो, तो वो भी कर सकते हैं। वो करोगे तो 3 0 और -1 मिल जाएगा। तो यदि ये दिक्कनुपात है तो ये भी है, इनमें अनुपात क्या है, सेम ही है। तो अभी मैंने कहा था दिक्कनुपातों के असंख्य समूह होते हैं, तो आपको घटाना है, ये ध्यान रखना, किसी में से भी किसी को भी घटा लीजिए, बस एक तरफ से शुरू करना है। इधर से इसमें घटाना शुरू किया तो ये तीनों के लिए वही चीज होने वाली है। फिर आपको मान लीजिए कि रेखा पर स्थित दो बिंदु देके आपसे वो दिक्कोज्याएं चाह रहा हो, तो आपको पहले दिक्कनुपात निकालने, ये आ गए। फिर दिक्कोज्याएं निकालने के लिए अभी हमने देखा ना कि √a² + b² + c² से भाग लगा देंगे। तो अब मुझे जैसे दिक्कोज्याएं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर √a² + b² + c² का भाग लगाऊंगा। तो बताओ रूट ये ABC है तो क्या √a² + b² + c² होगा, √10 हो जाएगा। तो √10 का भाग लगा दूंगा, -3/√10, 0 में लगने से 0 ही आएगा, 1/√10। तो ये अब दिक्कोज्याएं हो गई। तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ थी जो काफ़ी काम आने वाली है हमारे, कि आपस में घटाओगे इन्हें तो आपको दिक्कनुपात मिल जाएंगे। और फिर दिक्कनुपात पता होते हैं तो दिक्कोज्याओं के लिए मुझे इस प्रकार से ये √a² + b² + c² का भाग लगाना पड़ता है। उसके बाद और क्या हमें नोटिस करना है, ये एक पॉइंट हमने देखा, ये एक पॉइंट हमने देखा और एक हमने ये एग्जाम्पल से उसे समझा। अब उसके बाद हमें और क्या नोटिस करना है, यदि मुझे कोई वेक्टर दिया जाए, जैसे ये दे दिया जाए, मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है, तो इसके जो घटक है ना, अदिश घटक, वो क्या देंगे आपको, दिक्कनुपात देंगे इस सदिश के। तो इस सदिश के दिक्कनुपात इसके घटक देंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई भी सदिश आपको दिया जाए तो उसके जो घटक हैं वो आपको उस सदिश के क्या प्राप्त करके देंगे, दिक्कनुपात, ABC। दिक्कनुपात को मैं DRS लिखूंगा, DRS, और दिक्कोज्याओं को DCS लिखूंगा। तो दिक्कनुपात इसके घटक होंगे। और यदि सदिश वो इकाई सदिश है तो फिर जो उसके घटक है वो दिक्कोज्याएं देंगे। यदि मुझे कोई इकाई सदिश दे दिया जाए तो उसके घटक क्या होंगे, फिर दिक्कोज्याएं होंगी। मीन्स फिर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ L, M और N होंगे। क्लियर है। ये इकाई सदिश के घटक क्या देंगे, दिक्कोज्याएं, और सदिश के घटक क्या देंगे, दिक् अनुपात। जैसे मैंने एक वेक्टर लिखा, ये
आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो 1, 2 और 3 आपको पता है क्या होंगे, इस सदिश के दिक्अनुपात होंगे। और यदि मैं इकाई सदिश लिख देता, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप बाई रूट 6, ये मैंने इकाई सदिश लिखा है, इसका मापांक 1 आएगा, आप देख लीजिएगा। तो इसके जो घटक है ना 1/√6, 1/√6 और 2/√6, ये पता है क्या है, दिक्कोज्या DCS है। तो इकाई सदिश के घटक दिक्कोज्या देंगे और सदिश के घटक जो है वो क्या देंगे, आपको दिक्अनुपात देंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये दिक्अनुपात और दिक्कोज्याओं के बारे में मोटी मोटी बात थी जो हमने देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं जिसमें ये जनरल टर्म्स काम आने वाली है जो अभी हमने देखी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। हम आते हैं अब रेखा पे। हमें इस रेखा का समीकरण देखना है क्या होता है। इसको हम 2 फॉर्म में देखने वाले, एक फॉर्म को कहा जाएगा सदिश रूप और एक को कहा जाएगा कार्तीय रूप। दोनों रूपों में देखना है, कार्तीय रूप और सदिश रूप। अब देखो 3D में किसी भी लाइन का समीकरण लिखने के लिए, जैसे आपको सदिश रूप में लिखना हो तो आपको उस लाइन से जुड़ी हुई 2 जानकारी चाहिए। वो कौन सी है, आपको उस लाइन पर स्थित जो बिंदु है उसका तो चाहिए आपको स्थिति सदिश, लाइन पर स्थित बिंदु का स्थिति सदिश चाहिए, और क्या चाहिए, उस रेखा के एक समांतर सदिश आपको चाहिए। ठीक है, रेखा पर स्थित एक पॉइंट का स्थिति सदिश हमें चाहिएगा और रेखा के समांतर एक सदिश चाहिएगा। इसे कहा जाएगा वेक्टर A, इसे कहा जाएगा वेक्टर B, और फिर लाइन का जो समीकरण होगा वो वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B होगा। लैम्डा यहाँ क्या है, लैम्डा यहाँ एनी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट। R यहाँ क्या है, वेक्टर R। वेक्टर R क्या है पता है आपको, जो रेखा पर व्यापक बिंदु होगा, जनरल पॉइंट होगा रेखा पर, जो व्यापक बिंदु होगा उसका स्थिति सदिश है ये। क्योंकि अब सदिश रूप में बात हो रही है तो स्थिति का ही सदिश आएगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, फिर से मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मुझे कोई लाइन दी जा रही है, मान लो ये, मुझे इसका समीकरण लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इस लाइन पर एक पॉइंट का स्थिति सदिश चाहिए और इस लाइन के समांतर एक सदिश चाहिए। ओके, अब मुझे मान लो इस लाइन पर उसने पॉइंट तो दे दिया, सुनते रहना, हर चीज इंपॉर्टेंट है, सुनते रहना। मान लो मुझे उसने इस लाइन पे पॉइंट तो दे दिया, उसका स्थिति सदिश नहीं दिया, और एक समांतर सदिश दे दिया। उसने कहा कि समांतर सदिश है लाइन के, वो है आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, ये समांतर सदिश है और लाइन पर स्थित बिंदु ये है। अब आप जो है सदिश रूप में उसका समीकरण निकाल के बताओ, तो बहुत आसान है। आपको करना क्या है, वेक्टर A और वेक्टर B के मान रखने हैं। अब आप कहोगे कि सर दोनों के मान है ही नहीं, वेक्टर B का तो है, समांतर सदिश जो जिसे वेक्टर B कहा जाएगा वो तो है। अब रहा वेक्टर A, तो वो तो हम बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, जो पॉइंट होता है ये, इसको ijk से गुणा करके जोड़ते ही इसका स्थिति सदिश आता है। तो मुझे i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप जो मिलेगा वो इस लाइन पर स्थित पॉइंट का स्थिति सदिश ही होगा, और यही मुझे यहाँ पे रखना है, और ये मुझे वेक्टर B दे दिया जा रहा है। समझ गए? तो इस प्रकार से मैं जो है लाइन का समीकरण लिख लूँगा। ये तो हो गया सदिश रूप में। वेक्टर R यहाँ पर जो लाइन पर जनरल पॉइंट होगा ना, व्यापक बिंदु, कोई भी लाइन पर एक व्यापक बिंदु है, इसका स्थिति सदिश है। मीन्स वेक्टर R क्या चीज़ है, x i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को दर्शा रहा है। अब कार्तीय रूप में क्या होगा, ये तो हमने कहा सदिश रूप में।
कार्तीय रूप में लिखने के लिए भी हमें क्या चाहिए, फिर हमें चाहिए रेखा पर स्थित बिंदु ही चाहिए ओनली, उसका स्थिति सदिश नहीं चाहिए। और क्या चाहिए, रेखा के दिक् अनुपात चाहिए। फिर समीकरण क्या आएगा आपको पता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये लाइन का समीकरण है। क्या हो रहा है, आपको रेखा पर स्थित बिंदु पता है और रेखा के आपको जो है दिक् अनुपात पता है, तो आपको x, y और z में से उस बिंदु को घटाना है और दिक् अनुपातों का भाग लगाना है। ओके, अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सचेंज करके आपस में हम समझते हैं। ये दोनों बातें पहले तो याद कर लो कि कार्तीय रूप में आपको क्या चाहिए होता है, रेखा पर स्थित बिंदु एक और उसके दिक् अनुपात, और फिर ऐसे समीकरण आएगा। सदिश रूप में क्या चाहिए होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी चाहिए होते हैं और वो हमें यहाँ पर रखने होते हैं। ओके, फिर हमें जो है अब इनका आपस में कन्वर्जन कैसे होता है वो सब चीज़ें भी देखो हम उसको समझते हैं। जैसे आपको मैंने कह दिया, एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं कि रेखा पर स्थित बिंदु का स्थिति सदिश मैंने दे दिया i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप है, और रेखा के समांतर सदिश मैंने कह दिया i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप है। अब समीकरण क्या आएगा बताओ, तो वो तो सब कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले में रखना है, फिर तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्यों, क्योंकि ये मैंने वेक्टर ए दिया है फिर आपको, और ये मैंने वेक्टर बी दिया, इनको आप यहाँ रख देंगे इनकी जगह पर, तो आपको समीकरण प्राप्त हो जाएगा। क्या, i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा इंटू i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। अब ये मैंने क्यों लिखा है इस क्वेश्चन को, इसको समझते हैं। थोड़ा ध्यान देना और सुनना अच्छे तरीके से कि वेक्टर ए जो ये रखा है, यदि इसके i j के हटाऊं तो क्या मिलेगा, 1,3,1, और इसके i j के हटाऊं तो क्या मिलेगा, 1,4,1 मिलेगा। अब ये क्या चीज है, देखो इस बिंदु का स्थिति सदिश है ये, तो इसके i j के हटाने से क्या मिलेगा, इस बिंदु का निर्देशांक मिलेगा। मीन्स यहां से यदि मैं i j के हटाऊं तो मुझे उस बिंदु का निर्देशांक मिलेगा जो इस रेखा पर स्थित है, और इससे i j घटाने से क्या मिला है वो देखते हैं, सुनना ध्यान से। रेखा के ये समांतर सदिश है। अब इस सदिश में i j के हटाते हैं तो 1, 4 और 1 क्या होंगे, अभी हमने कहा कि सदिश के घटक उस सदिश के दिक् अनुपात देंगे, तो 1, 4 और 1 क्या है, दिक् अनुपात है। दिक् अनुपात किसके, इस सदिश के जो रेखा के समांतर है। अब आपको ये पता होना चाहिए जो सदिश रेखा के जो रेखा के समांतर सदिश के दिक् अनुपात है वही रेखा के दिक् अनुपात होंगे, क्योंकि समांतर चीजों के दिक् अनुपात सेम होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं, अब ध्यान देने वाली बात, याद रखने वाली बात कौन सी है कि वेक्टर ए जो है उसके जो घटक हैं वो मुझे रेखा पर स्थित बिंदु, इसके जो घटक है ना वो रेखा पर स्थित बिंदु को देंगे, और इसके जो घटक है वो मुझे रेखा के दिक् अनुपात दे देंगे। ये बात नोटिस करने वाली है, याद रखने वाली ये बात है। यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि ये बिंदु घटाया जा रहा था और दिक् अनुपातों का भाग लग रहा था। यहाँ पर मुझे क्या ध्यान देना है कि मुझे ये जो i j के इससे गुणा हो रहे थे और जो इससे हो रहे थे उन्हें हटाने के बाद यहाँ से लाइन पर जो पॉइंट है वो मिलेगा, और यहाँ से उस लाइन के दिक् अनुपात मिले। अब जैसे हमें मान लीजिए कि एक लाइन पर 2 पॉइंट देके उस लाइन का समीकरण लिखने के लिए कह दिया जाए तो हम क्या करेंगे। अभी तो हमने ये देखा है कि भाई हमें लाइन पर एक पॉइंट के साथ उसका समांतर सदिश पता हो या दिक् अनुपात पता हो, एक ही बात है, तो हम लाइन का समीकरण कैसे लिखते हैं। अब मान लो 2 पॉइंट देकर कहता है कि उस लाइन का समीकरण बताओ, तो उसे कोई नया फॉर्मूला मत समझो, यही फॉर्मूला मानो उसे। बस फर्क इतना ही है
कि दिक्अनुपात हमारे पास नहीं है, तो वो हमें पता है कि इनको घटाने से आ जाते हैं। तो बस हमें इतना ही करना है कि इनको घटाओ तो दिक्अनुपात आएंगे, वो यहाँ रख दूंगा। और जो ये बिंदु घटाना था उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अब दो बिंदु दिए हुए कौन सा घटाएं, कोई सा भी घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसको घटा लूं एक्स वाई जेड में से, तो ऊपर तो ये आ गए, और अब नीचे दिक्अनुपात चाहिए, तो दिक्अनुपात मुझे इनको आपस में घटाने से मिलेंगे। 4 में से 1 तो 3, 2 में से 3 -1, -1 में से 5 -6, ये हो गए। क्लियर है? हो सकता है इनकी जगह कोई -3, 1 और 6 भी लिख सकता है, तो वो भी चल सकते हैं। और हो सकता है कोई 1 3 5 की जगह 4 2 -1 रखे, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये जगह बिंदु की है, तो कोई सा भी ले लो, दोनों में से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब मान लो सदिश रूप लिखना है, तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सा सदिश आएगा और आगे कौन सा आएगा। यहाँ पर तो कौन सा आएगा, लाइन पर जो पॉइंट है उसका स्थिति सदिश आएगा, मीन्स उससे बना सदिश आएगा। तो इनमें से भी किसी एक को लेके उनसे सदिश बना लो, ये लेके बना लेते हैं। तो i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब ये किसकी जगह है, समांतर सदिश की जगह है, या मैं ऐसा कहूँ दिक्अनुपात की जगह है। दिक्अनुपात से बना हुआ सदिश ही यहाँ पर आ रहा था, अभी हमने कहा है। तो दिक्अनुपात घटाने से आए हैं ना ये 3 -1 और -6, इनसे कौन सा सदिश बनेगा, 3i - j - 6k। तो इस प्रकार से हम लाइन का समीकरण इजीली लिख सकते हैं। दो बिंदु दिए जाए तो भी हमें करना क्या है, ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला है, तो हमें उसमें दिक्अनुपातों की आवश्यकता पड़ रही है जो आपस में घटाने से प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लाइन का समीकरण लिख लेंगे। उसके बाद जब हम इससे आगे आते हैं तो दो रेखाओं के मध्य कोण निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। मान लो हमें दो रेखाएं दी जाए, एक वेक्टर r इक्वल टू, जैसे ये अभी हम कह रहे थे, अब दो रेखाएं हैं तो फर्स्ट वाले में 1 सिंबल लगा लिया, सेकंड रेखा में 2 यूज कर लिया, और कांस्टेंट दूसरा लेना पड़ेगा, म्यू ले लिया या k ले लो, कोई सा भी ले लो। तो ये मुझे दो रेखाएं दी जाए, अब कहा जाए कि इनके मध्य कोण बताओ, सदिश रूप में दी है और कहा जाए इनके मध्य कोण बताओ। तो ये जो b1 और b2 वेक्टर है ना, जो रेखाओं के समांतर सदिश हैं दोनों के, या ऐसे कहूं कि ये किस चीज को दर्शा रहे हैं, जो इससे घटक हैं वो उन रेखाओं के दिक्अनुपातों को दर्शा रहे हैं। तो मुझे करना क्या है, cos थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है कोण निकालने के लिए, b1 और b2 का अदिश गुणा और उनका क्या आ जाएगा, नीचे मापांक आ जाएगा। क्यों आ रहा है पता है आपको, क्योंकि रेखाओं के जो मध्य कोण होगा वो उनके जो समांतर सदिश है उनके मध्य बनने वाला है। तो ये यहाँ पर a1 और a2 वेक्टर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, b1 और b2 वेक्टर्स काम आएंगे। क्लियर है? अब मान लो कार्तीय रूप में दे दिए जाए लाइन, x - x1 अपॉन a1, y - y1 अपॉन b1, z - z1 अपॉन c1, और x - x2 अपॉन a2, y - y2 अपॉन b2, z - z2 अपॉन c2। तो आपको करना क्या है, इस पहली लाइन के दिक्अनुपात ये लेने हैं और इस दूसरी लाइन के ये दिक्अनुपात लेने हैं, और फिर फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये दो रेखाओं के मध्य कोण का फॉर्मूला है, और ये भी है, ये सदिश रूप में है और ये कार्तीय रूप में है। फर्क कुछ भी नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ये वेक्टर b1 जो है ये कहाँ से आता है, ये जो दिक्अनुपात है उनसे बना हुआ सदिश ही तो है, और वेक्टर b2 इस दिक्अनुपातों से बना हुआ सदिश है। और जब आप अदिश गुणा कर रहे हो तो उनके घटक ही तो गुणा होंगे। तो ये जो इन दोनों सदिशों के घटक है वो यहाँ गुणा होकर आ रहे हैं एक तरीके से। तो एक सिमिलर ही है, ये फॉर्मूले अलग अलग नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ से अब मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि यदि दोनों रेखाएं लंबवत है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो जाएगा। कब?
जब दोनों रेखाएं क्या हैं, आपस में लंबवत हैं, तब। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है लंबवत है तो 90 डिग्री आएगा कोण, और cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये राशि जीरो के बराबर आ जाएगी। तो इसे हम ऐसे याद करते हैं कि दो लंबवत रेखाओं की दिक्कोज्याओं का गुणा का योग जीरो होता है। ये उसकी दिक्कोज्याएं कह दो चाहे दिक्कनुपात, एक ही बात है। दिक्कनुपातों का जो गुणा है वो उनका योग क्या होगा? जीरो होगा। और इसकी जगह दिक्कोज्याएं भी ले सकते हैं, हमने कहा है। क्यों? क्योंकि हम जो है दिक्कोज्याओं को भी दिक्कनुपातों के स्थान पर काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दो रेखाओं के मध्य कोण की कंडीशन हो गई। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो है दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है, उसका क्वेश्चन आता है। उसके लिए हमें क्या करना है? जैसे मुझे ये दो रेखाएं दे दी जाए, एक ये पहली रेखा दे दी जाए और एक ये दूसरी रेखा दे दी जाए, और हमें ये चेक करना है कि ये प्रतिच्छेद काटती है या नहीं काटती है। तो उसके लिए क्या करना है? देखो, हमें इन दोनों के जो जनरल पॉइंट है, व्यापक बिंदु है, दोनों के जो वेक्टर आर है, उनको हम बराबर कर देंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे? दोनों के वेक्टर आर को बराबर कर देंगे। अब इस सदिश में आई जे के जो घटक आ रहे हैं उनकी तुलना करें। मीन्स इसमें आई का गुणांक और इसमें आई का गुणांक बराबर करूं, फिर इनके जे के गुणांक बराबर करूं और इनके के गुणांक बराबर करूंगा, तो मुझे लैम्डा और म्यू में 3 समीकरणें मिलेगी। लैम्डा और म्यू में मुझे 3 समीकरणें मिलेगी, और उनमें से कोई भी 2 समीकरणों को मैं सॉल्व करके लैम्डा और म्यू का मान दूंगा। समझ गए? मुझे ये 3 समीकरणें मिलेगी, इनमें से कोई भी 2 समीकरण से लैम्डा और म्यू पता करेंगे, और यदि वो तीसरी समीकरण में संतुष्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बराबर हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते हैं। तो यदि तीसरी समीकरण में वो मान संतुष्ट करते हैं तो इसका मतलब रेखाएं जो है आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, वरना रेखाएं जो है वो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। क्योंकि यदि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो उनका एक कॉमन पॉइंट आएगा, और वो मैंने वेक्टर आर को इक्वल किया उसी के लिए। और फिर यदि 2 समीकरणों से प्राप्त मान तीसरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये बराबर नहीं हो सकते हैं, और फिर रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं हो पाती हैं। यदि समीकरण में संतुष्ट करता है तीसरी वाली में, तो फिर इसका मतलब वो दोनों रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करेंगी। और यदि उस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक चाहिए तो लैम्डा का मान रखो, तब तो पहले वाले समीकरण में रख देना, और म्यू का रखो तो दूसरी वाली में रख देना, सेम ही आएगा, किसी से भी निकाल लेना। फिर आपको यहाँ से वो जो वेक्टर आर आएगा वो उस प्रतिच्छेद बिंदु का स्थिति सदिश आएगा, क्योंकि सदिश आ रहा है ना, तो उस प्रतिच्छेद बिंदु का स्थिति सदिश प्राप्त होगा। यदि मान लीजिए मुझे कार्तीय रूप में दे दी जाए दोनों लाइनें x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, और दूसरी लाइन x माइनस x2 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y2 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन सी। यहाँ a1 b1 c1, यहाँ a2 b2 c2 लेने पड़ेंगे। मैं क्या करूँगा, इसके इक्वल में कांस्टेंट ले लूँगा लैम्डा, इसके इक्वल में ले लिया म्यू, या कुछ और ले लो, चाहे r1 r2 ले लिए, मान लीजिए जैसे बुक में लिया हुआ है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो पहली लाइन है यहाँ से मैं x, y और z का मान लिखूँगा। x का मान आपको पता है क्या आएगा, इसे आप r1 के बराबर करोगे तो x का मान क्या आएगा, a1 r1 से गुणा होगा और x1 जुड़ जाएगा। तो जब मैं यहाँ से x, y, z लिखना चाहूँगा तो वो क्या आएंगे, x क्या आएगा a1 r1 प्लस x1, y क्या आएगा b1 r1 प्लस y1, और z क्या आएगा c1 r1 प्लस z1। यहाँ से जब मैं x, y, z लिखना चाहूँगा तो वो क्या आएंगे a2 r2 प्लस x2, b2 r2 प्लस y2 और c2 r2 प्लस z2। ये मैंने दोनों लाइनों से जो x, y, z आएंगे वो लिख दिए हैं।
अब ये एक्स वाई जेड क्या बता रहा है आपको पता है? इस लाइन पर जो सारे बिंदु होंगे यानी जो व्यापक फॉर्म है उसकी वो दर्शा रहा है, और ये एक्स वाई जेड इस लाइन के व्यापक बिंदुओं को दर्शा रहा है। अब यदि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो एक फिर से पॉइंट कॉमन आना चाहिए, तो मैं इनको करूंगा बराबर। इनको बराबर करने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को बराबर किया जाएगा, इन दोनों को बराबर किया जाएगा और इन दोनों को बराबर किया जाएगा। ऊपर की ही तरह यहाँ भी अब 3 समीकरणें बन गई, एक इनको बराबर करने से, सेकंड वाली इनको बराबर करने से, थर्ड वाली इनको बराबर करने से। जैसे ऊपर कोई 2 समीकरणों से लैम्डा और म्यू निकाल रहे थे, वैसे ही यहाँ कोई भी 2 समीकरण आप लेके जो 3 आ रही है उनमें से कोई भी 2 लेके R1 और R2 का मान निकालेंगे, और वो मान तीसरी समीकरण को संतुष्ट करता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, अदरवाइज रेखाएं प्रतिच्छेद है वो नहीं कर रही है। अब वो मान तीसरी समीकरण में संतुष्ट करता है तो फिर प्रतिच्छेद करेंगी, तो प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक यदि आपको चाहिए तो आप R1 का मान यूज करो तो इसमें रख देना, और R2 का यूज करो तो इसमें रख देना। इस प्रकार से 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद होने का प्रतिबंध है जो हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो है 2 रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी का एक क्वेश्चन आता है। 2 विषमतलीय रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, 2 विषमतलीय रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी यदि आपको बतानी है तो उसका एक फॉर्मूला है, मापांक a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटा b1 क्रॉस b2, ये उसका फॉर्मूला है। तो इससे 2 विषमतलीय रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी आ जाएगी, और 2 समतलीय रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी निकालनी है तो वेक्टर a2 - a1 क्रॉस b बटा b का मापांक और इसका मापांक। देखो 2 विषमतलीय रेखाएं हैं, अलग अलग तल में है, मान लो एक इस दीवार पे एक इस दीवार पे, इनके मध्य की न्यूनतम दूरी बतानी है तो उसका ये फॉर्मूला आपके लिए काम आने वाला है। और बाकी एक चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि उनके बीच वाली जो न्यूनतम दूरी वाली रेखा होगी वो इस रेखा और इस रेखा दोनों के आपस में क्या होगी? लंबवत होगी। इस दीवार पे एक रेखा है, इस दीवार पे एक रेखा है, दोनों अलग अलग तल पे हैं, इनके बीच में जो हम न्यूनतम दूरी निकाल रहे हैं वो तो इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, और जो न्यूनतम दूरी वाली रेखा आने वाली है वो इसके भी लंबवत होगी और उसके भी लंबवत होगी, ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर यदि 2 समतलीय रेखाएं हैं उनके मध्य की आपको न्यूनतम दूरी देनी है तो पहली बात तो वो फिर समांतर होंगी, यानी मैं 2 समांतर रेखाओं के मध्य की भी कह सकता हूँ। फिर विषमतली के केस में समांतर होना आवश्यक नहीं है, एक इस तल में एक इस तल में और समांतर नहीं है तभी हम न्यूनतम दूरी की बात कर रहे हैं। यदि वो समांतर हो गई तो वो अलग अलग तल में है ही नहीं एक तरीके से। कैसे? क्योंकि फिर उनसे एक दूसरा तल बन जाएगा तो फिर वो अलग अलग तल में नहीं मानी जा सकती हैं। तो 2 विषमतलीय रेखाओं की स्थिति में न्यूनतम दूरी इस फॉर्मूले से आएगी, और 2 समतलीय रेखाओं की स्थिति में कह दूं या समांतर रेखाओं की स्थिति में, मीन समांतर ज़्यादा सूटेबल रहेगा यहाँ पे शब्द, उनकी स्थिति में न्यूनतम दूरी इस फॉर्मूले से आएगी। और इसमें जो मान रख रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं आपको पता है? जैसे आपको 2 लाइन देगा तो इस प्रकार से देगा, वेक्टर r = वेक्टर a + लैम्डा b फॉर्म होती है लाइन की। तो 2 देगा तो एक में a1 b1 बोलेंगे और दूसरी वाली से a2 और b2 वेक्टर प्राप्त होंगे, वो सब मुझे यहाँ रखने हैं। जब समांतर होंगी रेखाएं तो क्या होगा आपको पता है? तो फिर वेक्टर a1 प्लस जो हमारा ये लैम्डा b1 और हम जो ये b2 बोल रहे थे, अब क्या होगा आपको पता है? जब समांतर होंगी तब आपको पता है दिशानुपात सेम होंगे। दिशानुपात सेम होंगे तो ये दिशानुपातों से बना हुआ सदिश ही है, जो समांतर सदिश है, ये दोनों का क्या होगा? सेम होगा। तो b1 b2 बोला ही नहीं जाएगा, फिर इसे ओनली b ही बोला जाएगा। तो पहली लाइन से a1 और दूसरी लाइन से ये a2 और फिर यहाँ b मिलेंगे और वो यहाँ रखे जाएंगे। और जब 2 विषमतलीय रेखाएं जो समांतर नहीं है वो दी जाएंगी तब पहली लाइन से a1 b1, दूसरी लाइन से a2 b2 मिलेंगे और वो यहाँ रखे जाएंगे। जनरली एग्जाम में इसी का क्वेश्चन
आएगा आता है तो इसका नहीं पूछा जाता है। यहाँ आपको क्या करना होता है, स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आपको उन लाइनों से A1 B1 और A2 B2 को लिखना है। फिर सबसे पहले A2 में से A1 घटा लेंगे, ये जो हमें यहाँ ज़रूरत पड़ रही है वो मिल गया। फिर B1 और B2 का हम इस B1 और B2 का सदिश गुणा करते हैं, I J K लिख के सदिश गुणा आपको करना आता है। फिर उसका मापांक करते हैं, जो ये सदिश आएगा इसका मापांक करेंगे। और फिर इस सदिश का जो ये हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, इस सदिश का और इस सदिश का, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणा करना है। ये डॉट लगा हुआ है बीच में, तो इस सदिश और इस सदिश का अदिश गुणा करके ऊपर रख देंगे और जो इसका मापांक आया है वो यहाँ रख देंगे। तो हमें दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी जो है प्राप्त हो जाएगी। उसके पश्चात किसी रेखा जो है उस पर कोई बिंदु है, उससे आपको लंब डालना है। तो इस कोई जैसे मैंने रेखा दे दी, ये x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, और ये कोई पॉइंट दे दिया मैंने, इससे आपको इस लाइन पर जो है एक लंब डाला जा रहा है। इस लंब की लंबाई कह दूं या इस बिंदु की इस रेखा से लंबवत दूरी कह दूं, वो बतानी है। और साथ ही ये लंब जहां इसे काटेगा, जिस पॉइंट पे काटेगा उस पॉइंट के निर्देशांक बताने हैं, जिसे क्या कहा जाएगा, लंब पाद के निर्देशांक, वो बताने हैं। तो कैसे बताए जाएंगे, मैं स्टेप्स बता देता हूँ क्या करने वाले हैं हम। सबसे पहले इसको इक्वल टू k लेंगे, इसे q पॉइंट कह दिया मैंने जो लंब पाद है। यहाँ से जो x y z आएंगे वो लिखूंगा मैं, वो आएंगे a k प्लस x1, b k प्लस y1, c k प्लस z1। अब ये x y z के मान है, तो x y z क्या दर्शाने का काम करता है, इस लाइन का जिसका ये समीकरण है उस पे स्थित हर बिंदु को दर्शाता है। जब k के अलग अलग मान रखते हैं ना, तो अलग अलग बिंदु अपने आप बनते जाते हैं। तो अभी हम इसे कौन सा बिंदु बना रहे हैं, q बिंदु, तो ये है हमारा q पॉइंट। लेकिन इसमें k क्या लेना है वो पता करना बाकी है, वो पता चलते ही q मिल जाएगा। उसके लिए अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि P उसने दे रखा है जिससे लंब डालना है, Q ये है हम कह रहे हैं। तो क्या ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत है कि नहीं है, तो लंबवत है तो इन दोनों के दिक् अनुपातों का गुणा क्या होगा, 0। वो कंसेप्ट काम में लेना है। कौन सा कंसेप्ट, कि दिक् अनुपातों का गुणा जो है वो 0, वो कंसेप्ट हमें काम में लेना है। अब वो कैसे लेने वाले हैं, दिक् अनुपात इस लाइन के तो ये दिए हुए हैं A B C, ये इस लाइन के, इसके कैसे लाओगे आप, इसके ऐसे लाओगे कि Q पॉइंट ये है, P पॉइंट वो है, इनको घटाएंगे तो इसके दिक् अनुपात आएंगे। और इस लाइन के दिए हुए उनका गुणा का योग यहाँ पे 0 के बराबर करूंगा, और ये कंडीशन मुझे K का मान देगी, और वो K का मान मुझे यहाँ रखना है। तो मुझे Q बिंदु जो लंब पाद के निर्देशांक है वो प्राप्त हो जाएंगे। और फिर ये लंबवत दूरी आपको बतानी है। तो जब ये बिंदु मिल गया K मिलने की वजह से, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी ही तो निकालनी है फिर दूरी सूत्र से। तो इस प्रकार से हम ये कर लेंगे। यदि लाइन आपको कार्तीय रूप की बजाय सदिश रूप में दे दी जाए तो भी आप घबराना मत, आप उस सदिश रूप वाली लाइन को कार्तीय रूप में बदल के बाद में यही मेथड यूज कर लेना। सदिश रूप में भी इसका मेथड है, बट उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आप एक काम कर लीजिएगा, ये जो कार्तीय रूप वाला तरीका ये यूज कीजिएगा। क्या करना है, सबसे पहले स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखिए, क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कि यहाँ से x y z लिख लेंगे k इक्वल टू लेके, और ये दर्शा क्या रहे हैं, इस लाइन पर हर एक पॉइंट को दर्शा रहे हैं। x y z का काम यही होता है। फिर जब k के अलग अलग मान रखे जाते हैं ना, तब वो अलग अलग पॉइंट बना करते हैं। तो अभी मैं इसे q पॉइंट बना रहा हूँ, तो उसके लिए क्या k होना चाहिए वो हम पता करने जा रहे हैं। वो किस कंडीशन से पता करने जा रहे हैं, इन दोनों के दिक् अनुपातों का गुणा 0 के बराबर। उसमें से लाइन ये वाली तो दी हुई है, तो इसके तो दिक् अनुपात पता है। और इस PQ के दिक् अनुपात कैसे आएंगे, इस Q और उस P को आपस में घटा के और उनका गुणा 0 के बराबर करने से K मिलेगा। K मिलने का मतलब हमारा काम हो गया, क्योंकि K मिलने का मतलब Q मिल गया जो हमें पता करना था, लंब पाद के निर्देशांक, और फिर ये दूरी आ जाएगी इन दोनों बिंदुओं के मध्य की। तो इस प्रकार से ये रेखा वाला पोर्शन है जो हमारा एक तरीके से अभी हमने केवल आज इसकी ऊपर ऊपर से स्टडी देखी है। नेक्स्ट क्लास में हम
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जिससे ये और अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद समतल बचा हुआ है उसको भी हम पूरा करेंगे। और मैंने आपसे कहा है कि हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो जो आपने पढ़ा है उसका एक तरीके से ये रिवीजन आपका हो रहा है। इसीलिए हो सकता है कुछ बच्चों को यदि अभी फिर भी डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, हम इसे दोबारा पढ़ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो उसके लिए भी आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन से, तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप इसे दोबारा पढ़िए एक बार और।